Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जी, आज के लेक्चर का आगाज करते हैं। सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी, 4th नंबर एक्सेप्शन में से जो हमारा एसेंशियल है लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में, एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप में एसेंशियल है देयर मस्ट बी शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स अमंग पार्टनर। तो इसकी एक्सेप्शंस हैं, यानी वो सिचुएशन जिनमें प्रॉफिट शेयरिंग तो हो रही होगी लेकिन वो पर्सन पार्टनर नहीं होगा जो शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव कर रहा है। उनमें स्टूडेंट ने कहा जी 4th वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। ए प्रीवियस ओनर ऑफ द बिजनेस एज कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ द गुडविल आर शेयर। समटाइम जो लोग अपना बिजनेस सेल करते हैं वो इन टर्म्स एंड कंडीशन पे सेल करते हैं कि सेल करने के बाद भी प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज आप हमें पे करते रहेंगे। ठीक है, प्राइस जो होती है डिसाइड होती है। एक तो यह है ना कि लमसम अभी के अभी पे कर दें, कुछ पोर्शन अभी पे कर दिया जाता है ऑन द स्पॉट, कुछ पोर्शन ऐसा है जो फ्यूचर में प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज की शक्ल में पे किया जाता है। कहता है इस सूरत में वो जो बंदा जिसने अपना बिजनेस सेल किया है उसे नेक्स्ट ईयर में, फ्यूचर ईयर में प्रॉफिट का हिस्सा तो मिल रहा होगा लेकिन वो पार्टनर नहीं है। अब उसे उसकी जो पेमेंट डिसाइड हुई थी कंसीडरेशन वो मिल रही है। ठीक है, वो बिजनेस का प्रॉफिट, जो बिजनेस का पार्टनर नहीं बन जाएगा इससे। जी, और कोई क्वेश्चन? लेंडर ऑफ मनी का मतलब ये है कि अगर हमें जो कोई बंदा लोन देता है तो वो लोन इंटरेस्ट बेस्ड पे भी दे सकता है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड पे भी लोन दे सकता है। ठीक है, ये शायद कंपनी लॉ में भी हमने ये टर्म पढ़ी होगी, सिक्योरिटीज नॉट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट। तो सम टाइम जो लोन लेते हैं हम फिक्स कर लेते हैं कि आपको इतना परसेंटेज जो है इंटरेस्ट की पर मंथ पर एनम पे करते रहेंगे, वो तो इंटरेस्ट बेस्ड हो गया। सम टाइम जो लोग सूद से बचना चाहते हैं वो टर्म्स एग्री ऐसी कर लेते हैं कि लोन हम आपको दे रहे हैं ये लोन, लेकिन बदले में आप फिक्स परसेंटेज इंटरेस्ट की बजाय प्रॉफिट की एक सर्टेन परसेंटेज हमें पे करते रहेंगे। ये लोन फर्म को मिल रहा है, ये लोन फर्म को मिल रहा है। तो फर्म जब इंटरेस्ट पे करेगी तो वो एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पे करेगी, लेकिन जिस बंदे को पे कर रही है वो लेंडर है, पार्टनर नहीं बन गया। जी, और कोई क्वेश्चन? जी, 1 by 1। एक्ट ऑफ फर्म में लिखा हुआ है मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय, ओमिशन का देखिए कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं डेफिनेशन का हिस्सा होता है, उनको लीगली सिक्योर करने के लिए, परफेक्ट करने के लिए, कंसेप्ट समझने के लिए वो अल्फाज जरूरी नहीं होते समझना। यहाँ पे ओमिशन का लफ्ज है, वो चाहे आप काट भी दे से फर्क नहीं पड़ता। एनी एक्ट और ओमिशन बाय एनी और ऑल पार्टनर्स। ठीक है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअल पार्टनर कर सकता है, कुछ एक्ट ऐसे होते हैं जो सारे के सारे पार्टनर्स को कलेक्टिवली मेजोरिटी की बेस पे डिसीजन लेके करने होते हैं। कह रहे कोई सा भी केस हो, अगर पार्टनर्स ने कोई एक्ट किया है विच गिव्स ए राइट इन्फोर्सेबल बाय और अगेंस्ट ए फर्म, जो कि फर्म के अगेंस्ट किसी को राइट, या तो फर्म का उस एक्ट से या तो फर्म का लीगल राइट क्रिएट होता है थर्ड पार्टीज के खिलाफ, या थर्ड पार्टी का राइट क्रिएट होगा फर्म के खिलाफ, उसे हम कहेंगे एक्ट ऑफ द फर्म। यानी पार्टनर के, अगर वो डेफिनेशन यहां पे खत्म कर देता एक्ट ऑफ फर्म मींस एनी एक्ट और ओमिशन बाय एनी और ऑल पार्टनर्स, तो पार्टनर्स कहते हैं सर हमारे तो कुछ पर्सनल भी ट्रांजैक्शन, पर्सनल एक्ट्स भी होते हैं जो हम अपने इंडिविजुअल के तौर पे कर रहे होते हैं, उनका फर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो वो कह रहा है यहाँ पे उसको हम उन इंडिविजुअल एक्ट्स को एक्ट ऑफ फर्म नहीं कहेंगे। एक्ट ऑफ फर्म किसको कहेंगे? जिससे फर्म का राइट क्रिएट होता हो थर्ड पार्टीज के खिलाफ, या थर्ड पार्टीज का राइट क्रिएट होता हो फर्म के खिलाफ। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा?
कि पार्टनर का कौन सा एक्ट पर्सनल है और कौन सा फर्म के बिहाफ पे कर रहा है, ये वो सर्कमस्टेंसेस से पता चलेगा। अगर फर्ज कीजिए पार्टनर ने किसी को कहा, ऑर्डर इशू किया कि इतनी चीजें जो है वो आप डिलीवर कर दीजिए इस प्लेस पे, अगर तो उसने फर्म का नाम यूज किया, फर्म के डॉक्यूमेंट्स को यूज किया, उस पे ऑर्डर दिया, तो ये फर्म का एक्ट समझा जाएगा। अब इसकी पेमेंट करने के लिए फर्म लायबल है, लेकिन अगर उसने इंडिविजुअल अपना घर कंस्ट्रक्ट करवा रहा था और उसने अपने घर में एक सप्लायर से कहा कि आप सामान जो है वो मुझे सेंड कीजिए और फर्म का नाम यूज नहीं किया, क्या ये एक्ट ऑफ फर्म है? अब अगर ये इंडिविजुअल पेमेंट नहीं करता तो सप्लायर फर्म के अगेंस्ट में कोई एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि ये उसकी इंडिविजुअल की ट्रांजैक्शन है, एक्ट ऑफ फर्म नहीं है। ठीक है, अब एक्ट ऑफ फर्म एग्जैक्टली कैसे, ये तो छोटी सी एग्जांपल दी ना मैंने आपको कि फर्म की डॉक्यूमेंट्स को यूज करते हुए, अगर फर्म का नाम यूज करते हुए ऑर्डर दे तो ये ट्रांजैक्शन फर्म की समझी जाएगी, वरना इंडिविजुअल की। एक्चुअली ये सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस से अंदाजा लगाया जाता है। ठीक है, एक दो चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी, जब एक्ट ऑफ फर्म समझा जाएगा, बाकी हो सकता है इससे ज्यादा भी कुछ और फैक्टर्स हो जो कंसीडर करने हो, वो आगे हम जैसे जैसे हमारा टॉपिक चलेगा उनको पढ़ते रहेंगे केस स्टडीज की शक्ल में। और कोई क्वेश्चन? ये जो एक लाइन लिखी है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप बट नॉट कंक्लूसिव एविडेंस, इसका मतलब क्या है? कहना ये चाह रहा है कि जहां पे प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होगी ज्यादा चांस यही है, स्ट्रॉन्ग टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ज्यादा चांस यही है कि ये पार्टनरशिप होगी जहां में, लेकिन नॉट ए कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब हमेशा ऐसे नहीं होगा। प्रॉफिट शेयरिंग जो है नॉर्मली पार्टनर्स में होती है और ये पार्टनरशिप को इंडिकेट कर रही है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है। और फिर आगे सिचुएशन बता रहा है जिनमें ऐसा नहीं है, यानी प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है लेकिन वो पार्टनर नहीं है। अगर ये नंबर ऑफ जो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताए गए हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताए गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर से एक्सीड कर जाए तो फिर लाजमी होता है कि उसको एज कंपनी रजिस्टर करवाया जाए। ठीक है, हाँ वो इलीगल हो जाएगा, मतलब वो जो भी ट्रांजैक्शन करेगी वो वाइड है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब उसको कंपनी में कन्वर्ट करवाना चाहिए इसको। जी, और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा नीचे लिखा हुआ है एग्जाम टेस्ट में टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, सम टाइम हमें वो दो तीन लोगों के दरमियान में अरेंजमेंट्स दे देता है कि ये अरेंजमेंट्स हो रही है, बताइए कि क्या पार्टनरशिप क्रिएट हुई कि नहीं हुई। ठीक है, सम टाइम क्वेश्चन क्या सेट करता है, वो दो तीन लोगों के दरमियान में जो भी उनकी अरेंजमेंट्स हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री हो रही है, वो हमें डिस्क्राइब कर देता है। और रिक्वायरमेंट क्या होती है, बताओ पार्टनरशिप है कि नहीं है ये। तो हमें कैसे पता चलेगा? सिंपल रूल, हम देखेंगे पांचों एसेंशियल मौजूद है तो पार्टनरशिप है, अगर कोई एसेंशियल मौजूद नहीं है तो पार्टनरशिप नहीं है। वो उसी सिचुएशन को, उसी केस को कैसे हल करना है उसके बारे में हमें बता रहा है टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप में। All of essentials must exist simultaneously. If any of these is not present, it will not be a partnership. समझ आती है बात? कोई एक भी एसेंशियल मिसिंग होगा, पार्टनरशिप नहीं होगी। कह रहा है पार्टनर्स में एग्री डेट, पार्टनर्स एग्री कर सकते हैं किस किस चीज पे? ए पर्सन कैन बिकम पार्टनर विदाउट कैपिटल और विदाउट शेयरिंग लॉसेस। एक बंदा जो घर से कैपिटल ही नहीं लेके आया, क्या वो पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बंदा लॉस शेयर नहीं कर रहा, वो पार्टनर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक बंदा प्रॉफिट शेयर नहीं कर रहा, वो पार्टनर हो सकता है? वो नहीं हो सकता। ठीक है, तो एसेंशियल में है, तो इसीलिए उसने कहा पर्सन। ये आपको इसलिए बता रहा है कि कहीं केस स्टडी पढ़ के आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि अच्छा पार्टनर तो कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा तो ये पार्टनर नहीं होगा, क्योंकि सॉरी ये कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा तो ये पार्टनर नहीं होगा। नहीं नहीं, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाजमी नहीं है, लॉस शेयरिंग लाजमी नहीं है। ए पार्टनर कैन रिसीव सैलरी, कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या पॉसिबल है कि किसी पार्टनर को फिक्स सैलरी मिल रही हो मंथली और आप गलत नीचे पे पहुंच जाए कि ये इसको फिक्स सैलरी मिल रही है तो ये तो एम्प्लॉय हो गया? नहीं, पार्टनर को प्रॉफिट के अलावा इन एडिशन टू प्रॉफिट फिक्स सैलरी भी मिल सकती है। उससे आप इस गलत कंक्लूजन पे ना पहुंचेगा कि सैलरी मिल रही है तो एम्प्लॉय हो गया। ये पार्टनर को भी सैलरी मिल सकती है, कमीशन भी मिल सकता है,
फिर उन्हें कहे भैया आप ऐसा कीजिए, नए कस्टमर लेके आइए, सेल्स कीजिए, आपको कमीशन मिलेगा एडिशनल, वो भी पॉसिबल है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो कैपिटल उसने प्रोवाइड किया उसके ऊपर इंटरेस्ट भी दिया जा सकता है उसको। अकाउंटिंग में अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है तो ये सारी चीजों के साथ आप फेमिलियर होंगे कि सैलरी भी मिलती है उन्हें, उन्हें इंटरेस्ट भी मिलता है, कमीशन भी मिलता है। फिर ए पार्टनर में नॉट पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट ऑफ ए बिजनेस, लाजमी नहीं कि एक पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट भी करे। कल भी शायद ये कंसेप्ट डिस्कस हुआ था। जो पार्टनर बिजनेस में एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है उसे क्या कहते हैं भला? एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर। ठीक है, एक्टिव पार्टनर या एक्चुअल पार्टनर। और जो पार्टनर पार्टिसिपेशन नहीं करता उसे क्या कहते हैं? स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर। हैं दोनों पार्टनर, दोनों को प्रॉफिट भी मिलेगा, दोनों की लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। एक पार्टनर जो है वो बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और दूसरा बिजनेस की मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं ले रहा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन बिजनेस में हिस्सा ना ले रहा हो स्टिल पार्टनर हो? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्लियर हो गई इस? चलिए अब 5 रुपए के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 1, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए पार्टनरशिप? एलिमेंट्स बता देंगे। 4 नंबर का क्वेश्चन है, ये 1.5 सफा भर देंगे क्या भाई? 4 एलिमेंट सारे बताने हैं, लेकिन एक थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, 2-2, 3-3 लाइनों में बस। ये एक्सेप्शंस वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। पार्टनरशिप डीड में फर्दर क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड पढ़ी है आपने? एलिमेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या क्या चीजें लिखी होती है पार्टनरशिप डीड में? अगर कोई इंटरेस्ट कमीशन वगैरह देना है वो लिखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लिखी होगी, कैपिटल किसी ने लेके आना है वो लिखा होगा, और सबसे अहम चीज राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर लिखा। जिस दिन जब तक हमने राइट्स एंड ड्यूटीज ना पढ़े तब तक हमें पार्टनरशिप के ऊपर ग्रिप नहीं आएगी, और जिस दिन राइट्स एंड ड्यूटीज पढ़ लिए और समझ लिए पार्टनरशिप खत्म है उस दिन। सबसे अहम कंसेप्ट क्या होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में? सबसे अहम कंसेप्ट होता है उन पार्टीज के राइट्स एंड ड्यूटीज को समझना। लेकिन उन राइट्स एंड ड्यूटीज को हम पहले दिन नहीं समझ सकते, क्योंकि उन कंसेप्ट को समझने, राइट्स एंड ड्यूटी को समझने के लिए बहुत से कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए। जी, तो ये क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया। क्वेश्चन 2, ये भी 5 रुपए का क्वेश्चन है। कह रहा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज ए प्राइमा फेशिया एविडेंस बट नॉट ए कंक्लूसिव टेस्ट ऑफ पार्टनरशिप। कहता है देखने में अगर प्रॉफिट शेयरिंग हो रही हो तो देखने में लगता है कि पार्टनर, जाहिरी तौर पे यही लगेगा, पहला इंप्रेशन यही आएगा कि पार्टनरशिप है, लेकिन कहता है हमेशा ऐसा नहीं होगा। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 लिस्ट द सर्कमस्टेंसेस इन विच रिसीव्ड बाय ए पर्सन ऑफ ए शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस डज नॉट ऑफ इटसेल्फ मेक हिम ए पार्टनर विद द पर्सन कैरिंग ऑन द बिजनेस। क्या पूछ रहा है? एक्सेप्शंस पूछ रहा है। तो 3 नंबर है, 3 एक्सेप्शन लिख दूं? 6 लिखनी है भैया, 6 लिखनी है। लिस्ट कहने को कहा है वो सिर्फ 6 लिखनी है। खुद से हमने असेसमेंट नहीं कर लेनी कि एक एक्सेप्शन का 1 नंबर होगा, नहीं, एक एक्सेप्शन का आधा नंबर होगा। एक्सप्लेनेशन होती तो फिर हम शायद कहते हैं एक का 1 नंबर, एक्सप्लेनेशन नहीं है, लिस्ट करना है सिर्फ, तो ये आधा नंबर होगा, आधे से ज्यादा नंबर नहीं होगा। केस स्टडी स्टार्ट करें। क्वेश्चन 4, 3 किधर गया क्वेश्चन? चले डिलीट हो गया, अच्छा हो गया, कुछ तो कम हुआ क्वेश्चन। चले क्वेश्चन 4, P enters into a partnership with R a minor for the benefit of R. Is the partnership valid? नहीं, माइनर के साथ पार्टनरशिप नहीं हो, माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, माइनर कैन बी एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन क्या पार्टनरशिप है? वो तो अगर क्वेश्चन कहता ना P और Q आपस में पार्टनर्स हैं, उन्होंने R को एडमिट किया, फिर हम कहते हैं R एडमिट हो सकता है। पहले पार्टनरशिप जब है ही नहीं तो माइनर के ऐड होने से वो पार्टनरशिप बन जाएगी ना? वो पहले पार्टनरशिप थी ना, अब पार्टनरशिप है। इसी क्वेश्चन को एक दफा एक दूसरे क्वेश्चन में उसने इस तरह भी पूछा कि 2 पार्टनर एग्जिस्टिंग है P एंड Q, उन्होंने R को एडमिट किया, अब कर सकते हैं, अब ये पार्टनरशिप वैलिड है, लेकिन R का स्टेटस एज पार्टनर नहीं होगा, माइनर का स्टेटस एज पार्टनर नहीं होगा, माइनर एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप होगा।
तो ये पार्टनरशिप है ही नहीं, केला पी ही है बस। क्वेश्चन 5 को डिलीट कर दीजिए क्योंकि क्वेश्चन 6 भी उसी तरह का जिस तरह का क्वेश्चन 5, और क्वेश्चन 6 क्योंकि ICAP का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी शामिल है, तो ये ज्यादा बेहतर है कि ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए। तो क्वेश्चन 6 की तरफ आते हैं। कह रहे हैं अच्छा पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लें। एग्जाम में सबसे बेहतर होता है, सबसे जो पहले बेहतर होता है कि सबसे पहले आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ें, ताकि रिक्वायरमेंट से आपको अंदाजा हो जाए केस किस चैप्टर का है। रिक्वायरमेंट से क्या अंदाजा हो जाए, किस चैप्टर, उस चैप्टर के कंसेप्ट को सामने रख के केस को पढ़ें। कह रहे एनालाइज द अबव सिचुएशन एंड एडवाइज वेदर ए पार्टनरशिप इज कंस्टिट्यूटेड बिटवीन मुनाफ एंड लारी अंडर द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। कह रहा है ये इस सिचुएशन का एनालिसिस करे और बताइए क्या मुनाफ एंड लारी में पार्टनरशिप क्रिएट होगी कि नहीं। एंड में क्या सिर्फ ये बता दे यस हो गई, या ये बता दे नो नहीं हुई, कि रीजन बतानी पड़ेगी। अगर यस करते हैं तो फिर ये भी बताना पड़ेगा क्वेश्चन के मुताबिक कौन कौन सी एसेंशियल पूरा हो रहा है, और नो करते हैं तो फिर ये भी बताना पड़ेगा कौन कौन सा एसेंशियल पूरा नहीं हो रहा। क्वेश्चन के फैक्ट्स को सारा डिस्कस करना है सोल्यूशन में, सिर्फ यस नो कंक्लूजन नहीं दे देना। कह रहे मुनाफ सोल प्रोप्राइटर एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग कुकिंग ऑयल टू होलसेलर्स एग्री टू एडमिट लारी इन हिज बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला, डेट लारी शैल नॉट ब्रिंग एनी कैपिटल एंड शैल नॉट बी लायबल फॉर एनी लॉसेस ऑफ द फर्म। तो ये तो यहीं से कंफर्म हो गया पार्टनर नहीं है। हाँ, तो हम अपने सोल्यूशन में लिखेंगे, अच्छा अभी डिसीजन नहीं देना, लेकिन अभी इतना लिख लेंगे, ए पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल, पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर लॉसेस, ये 2 पॉइंट लिख लेंगे। ठीक है, पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग कैपिटल, पार्टनर इज नॉट रिक्वायर्ड टू शेयर लॉसेस। आगे, however he shall be entitled to receive rupees 150,000 on introducing any new client to the business. Partner is also entitled to receive commission. शर्तें पूरी हो रही हैं। Share 40% of profit, ठीक है, essential of profit, ये भी पूरा हो रहा है। And have the right to exercise all the powers of a partner in the firm. इस लाइन से तो उसने स्टैंप लगा दी ना, ठप्पा लगा दिया कि ये पार्टनर है। तो चूंकि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं, इसलिए ये अगर एक भी की वायलेशन हो रही होती हम कहते पार्टनर नहीं है, तो मुनाफ और लारी बन गए पार्टनर। चलिए, इसके अलावा डिफरेंस में कोई इशू, तो सिंपल था डिफरेंस। आज का लेक्चर स्टार्ट करें। आज हमने पार्टनरशिप में 3 कंसेप्ट स्टडी करने हैं। इसके बाद अगर टाइम हुआ तो हमारा टेस्ट की डिस्कशन पेंडिंग है प्रीवियस वीक की, वो डिस्कशन करेंगे, वरना फिर अगर टाइम ना हुआ तो फिर नेक्स्ट डे में डिस्कशन जो है उसको पोस्टपोन करना पड़ेगा। कंसेप्ट्स क्या पढ़ने हमने, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स है, और फिर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की कितनी टाइप्स है, दोनों फर्क है। पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स, और फिर इसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ पार्टनरशिप या फर्म। फर्म प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी से क्या मुराद है, और एंड में प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल आर होल्डिंग आउट पार्टनर, प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपल आर होल्डिंग आउट पार्टनर। ये प्रिंसिपल क्या, ये सारा आज ही पढ़ देना है हमने। छोटे छोटे कंसेप्ट है ये। अच्छा आपने नोट नहीं किया, मैंने ये कहा था अगर टाइम बचा तो टेस्ट डिस्कशन होगी। ना इसका मतलब क्या है कि ना सिर्फ ये कंसेप्ट पढ़ सकते हैं हम, बल्कि हो सकता है एंड में टाइम भी बच जाए। देखिए 2 चीजें होती है, एक होती है लेंथ ऑफ द कंसेप्ट, एक होता है डिफिकल्टी लेवल। आप सिर्फ लेंथ का हिसाब कर रहे लगा रहे होते, एग्जाम में भी सर इतना पेपर में भर के आया था फिर भी मार्क्स नहीं आए, वो कंसेप्ट उसमें कितने थे वो देखना है, उसने लेंथ ऑफ द सॉल्यूशन थोड़ी देखने हैं। ठीक है, तो कंसेप्ट सिंपल है। ये कंसेप्ट एक अच्छा है, इसमें स्टॉपल आउट, ये स्टॉपल वाला, होल्डिंग आउट वाला। ठीक है, बाकी कंसेप्ट भी सिंपल है, कोई टेक्निकल चीज नहीं है। ये कल बढ़ेगी क्यों, भाई एसेंशियल्स ऑफ पार्टनरशिप क्या है भैया बताना।
एसेंशियल ऑफ पार्टनरशिप क्या है? ये हाल है, ना पढ़ के हैं भाई, मेरा याद थोड़ी करवाना है, मेरा काम है समझाना, सिलेबस कवर करवाना, याद आपने करना है, करना करे नहीं करना ना करे, मेरे को क्या टेंशन है। नहीं भैया बिल्कुल सीरियस नहीं हो। क्या मतलब कल को वो टेस्ट में फेल हो जाएगा, मैं रोना शुरू कर दूंगा? मेरे को काहे की टेंशन यार। हर सेशन में इसी तरह होता है, कुछ स्टूडेंट पास होते हैं, कुछ फेल होते हैं, इस सेशन में भी इसी तरह होगा। ना किसी टीचर के सारे स्टूडेंट पास होते हैं, ना किसी के सारे फेल होते हैं। जो बाकी सारी दुनिया के साथ है वही हमारे साथ है। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप, हाँ मैंने तो कर लिया पार्टनर। लेकिन एक चीज बस आपको बता दूं, जो टीचर चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है और बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट में से एक फर्क होता है। बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट ना जब वो सीए कर लेते हैं, बन जाते हैं, तो उनकी दिली ख्वाहिश होती है मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूं ना, अब और कोई ना बने। लेकिन टीचर की ये ख्वाहिश होती है कि मैं बन गया हूं ना तो ये भी बन जाए। और स्टूडेंट की ख्वाहिश तो मैंने आपको बताई नहीं। स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है सारी दुनिया बन जाए, मैंने नहीं बनना, है ना भाई? तो टाइप्स, तो पार्टनरशिप के पहले पार्टनरशिप की टाइप्स पढ़ते हैं, फिर बाद में पार्टनर की टाइप पढ़ेंगे। पार्टनरशिप की दो टाइप्स हैं, एक है पर्टिकुलर पार्टनरशिप और दूसरा पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स हैं? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है? जो किसी खास मकसद या खास पीरियड के लिए, पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर पीरियड, स्पेसिफाइड पर्पस स्पेसिफाइड पीरियड के लिए बने। भैया एक डैम बनाना है, हम दोनों पार्टनर बन के ना डैम कंस्ट्रक्ट करें, चलो ठीक है कर ले। अब डैम जैसे ही कंस्ट्रक्ट, ये कौन सी पार्टनरशिप है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। जैसे ही डैम कंस्ट्रक्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप बना लेते, कब तक? साल के लिए। जैसे ही साल खत्म हुआ, पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई। कौन सी है? पर्टिकुलर पार्टनरशिप। लेकिन अगर पार्टनरशिप बनाते हुए कोई टाइम पीरियड, कोई पर्पस स्पेसिफाई ना किया जाए, तो वो कौन सी पार्टनरशिप कहलाएगी? पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल कैसे डिसॉल्व होगी? क्या कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद, कोई वेंचर कंप्लीट होने के बाद, कोई 2, 4, 8, 10 साल गुजरने के बाद? नहीं, ठीक, क्योंकि ये पर्टिकुलर पर्पस यहाँ टाइम पीरियड के लिए थी नहीं। तो ये कैसे पार्टनरशिप डिसॉल्व? नोटिस के जरिए से। जो पार्टनर निकलना चाहता है नोटिस दे दे कि भैया मैं आइंदा से आपका पार्टनर नहीं होऊंगा, चला जाए, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो गई। नोटिस किसको देना है? पार्टनर्स को या जनरल पब्लिक को भी? दोनों को, दोनों को, दोनों को, ताकि बाकी आइंदा से मैं जिम्मेदार नहीं हूं, आइंदा से मैं जिम्मेदार नहीं, मेरा इस फर्म से कोई लेन देन नहीं है। अखबार में इस तरह का इश्तेहार पढ़ते होंगे आप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। ये पार्टनरशिप कैसे डिसॉल्व होगी? पर्पस या टाइम पूरा हो जाए। कंसेप्ट कहीं बड़ा बड़ा लग रहा है, पर्टिकुलर पर्पस पीरियड। एजेंसी, एजेंसी क्रिएट होते थे, एजेंसी टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, ठीक है। जिस पर्पस के लिए, अगर किसी पर्पस के लिए क्रिएट हुई है, पर्पस पूरा हुआ, एजेंसी टर्मिनेट। टाइम के लिए क्रिएट हुई है, टाइम पूरा हुआ। और अगर दोनों में से कोई केस नहीं है, फिर वो प्रिंसिपल म्यूचुअल, बिल्कुल उसे भी। पार्टनरशिप की दो टाइप्स क्लियर हो गई, पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट। चलिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर। तीन ही पार्टनर की टाइप्स काम किया, बाकी उसने बिला वजह बनाई हुई है। तीन टाइप्स कौन सी हैं? ये पार्टनरशिप बाय स्टॉपल, स्लीपिंग और डोरमेंट पार्टनर, और एक्चुअल या एक्टिव कह ले या ऑस्टेंसिबल पार्टनर कह ले। एक्चुअल पार्टनर या एक्टिव पार्टनर कौन है? जो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज कर रहा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है,
सारी दुनिया को पता है कि ये बिजनेस की डीलिंग कर रहा है, पार्टनरशिप में पार्टनर है, उसे कहते हैं एक्टिव पार्टनर। जो सारी दुनिया को नजर आ रहा हो, बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग भी कर रहा है, वो है एक्टिव या एक्चुअल या ऑस्टेंसिबल पार्टनर। साइलेंट पार्टनर कौन है? जो पार्टनर तो है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं है, उससे कोई मशवरा नहीं लिया जाता, इससे पैसे ले लिए जाते हैं, बाज़ औक़ात पैसे होते हैं इसके पास, लेकिन जो कि ये एक जरा बेवकूफ़ किस्म का इंसान होता है, इसे कहा जाता है भाई मामलात में तुमने इंटरफेयर नहीं करना, मामलात ये चलाएगा, ये अक्लमंद आदमी होता है, एक्चुअली एक्टिव पार्टनर। अब है स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। आपको लगेगा स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर साइलेंट पार्टनर से मिलता जुलता है, लेकिन एक फर्क है। क्या? अच्छा, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर ये मैनेजमेंट में ये भी पार्टिसिपेट नहीं करता, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर, और लोगों को पता भी नहीं होता कि ये पार्टनर है, ये चुपके से पार्टनर बना होता है। बाज़ बात कुछ लोगों की मार्केट में रेपुटेशन अच्छी होती है, तो उनको कहते हैं, आप हंस के कहते हैं सर आप हमारे पार्टनर बन जाए, मुझे ज़रूरत ही नहीं सर, आपका नाम अगर हमारी फर्म में आ गया ना तो हमारी फर्म की अब्दुल साहिदी साहब शायद अगर जिंदा होते तो उन्हें कहते हैं हमारी फर्म में पार्टनर बन जाए, आपका नाम ही काफ़ी है, लोग धड़ाधड़ पैसा देंगे हमें, ठीक है। वो कहते हैं नहीं मैं पैसे से कोई, या कोई उस तरह का कोई बंदा, तो अगर शबर ज़ैदी साहब, हाँ चलें ठीक है, तो उनको अगर हम कहते हैं कि हाँ, वो कहते हैं ठीक है आप ऐसा कीजिए, मैं आपके बिजनेस में आया नहीं करूंगा, ठीक है, आप मेरा नाम इस्तेमाल कर लें पार्टनर में। ऐसे पार्टनर को, ऐसे लोग भी होते हैं, ऐसे पार्टनर्स को कहते हैं नॉमिनल पार्टनर। ऐसे पार्टनर को कहते हैं ये अपना नाम इस्तेमाल करने की इजाजत दे देते हैं, बिजनेस में नॉर्मली पैसा वगैरह नहीं लेके आते, इनको फिर हम शुक्रिया के तौर पे प्रॉफिट में से शेयर भी देते हैं। लेकिन बताइए अगर फर्म डिसॉल्व हो जाए, इनकी लायबिलिटी होगी कि नहीं? लायबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। ये होता है नॉमिनल पार्टनर। कुछ पार्टनर तो ऐसे होते हैं जिनका नाम ही काफी है, कुछ ऐसे होते हैं उनका भी नाम काफी होता है लोगों को भगाने के लिए, लोगों को भगाने के लिए कि इनका नाम लोगों को पता चल जाए तो वो डीलिंग ही नहीं करेंगे। भैया ये भी कोई नाम बताओ। जैसे गब्बर सिंह नहीं, जफर सुपारी, जफर सुपारी ठीक है। अब जफर सुपारी पार्टनर तो बनना चाहता है, लेकिन अगर लोगों को पता चला वो डीलिंग ही नहीं करेंगे, वो कहेंगे ये ना पैसे देते बाद में निकलवाने हैं, जफर सुपारी सामने आके हाँ गए भाई क्या चक्कर। तो इसीलिए लोगों को पार्टनर होता है वो बंदा, लोगों को नहीं बताया जाता उसके बारे में, इसे कहते हैं स्लीपिंग पार्टनर कहते हैं इसको, ठीक है। स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर लोगों को नहीं, मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं लेता, लोगों को भी नहीं पता होता इसका कि ये पार्टनर है, ठीक है। रूल क्या है? अच्छा तीनों में फर्क समझ आया आपको? एक्चुअल कौन है? एक्टिवली बिजनेस में मैनेज कर रहा है, लोगों को पता भी है। साइलेंट बिजनेस में मैनेजमेंट नहीं है, लोगों को पता है लेकिन, ठीक है। ये बेवकूफ सा बंदा होता है साइलेंट पार्टनर, इसको फैसले में नहीं इसे पूछते। हाँ, जैसे घर में कोई बात कोई फैसला करना आपसे भी नहीं ना पूछते, पार्टनरशिप में भी नहीं पूछते, कहते भाई इसको क्या समझ, ये साइलेंट पार्टनर होगा। अब स्लीपिंग पार्टनर कौन सा? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर जो मैनेजमेंट में हिस्सा भी नहीं लेगा और लोगों को भी नहीं पता होता कि ये पार्टनर है, लेकिन लायबिलिटी बहरहाल इसकी भी अनलिमिटेड होगी, पार्टनर तो है ना, तो लोगों को पता चल गया तो इससे भी इसकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है। और नॉमिनल पार्टनर कौन है? जिसका नाम ही ये अच्छी रेपुटेशन वाला बंदा है, अच्छी रेपुटेशन वाला, ये प्रोबेबली स्लीपिंग, शायद मेरा अंदाजा है, लॉ में लिखा नहीं हुआ, अंदाजा है शायद ये बैड रेपुटेशन वाला बंदा होगा, स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। ये नॉमिनल पार्टनर गुड रेपुटेशन वाला होगा। अब है पार्टनर्स इन प्रॉफिट ओनली, ये तो नाम से ही समझ लग जाती है क्या है, कि जिसका सिर्फ प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन होगा, लॉस में नहीं होगा। अच्छा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग अलग कंसेप्ट है, लायबिलिटी अलग कंसेप्ट है। कहता लॉस में शेयरिंग नहीं है, कोई मसला नहीं है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लायबिलिटी अनलिमिटेड है।
दो पार्टनर थे 50-50 के, 10 लाख का डेट नहीं दिया उन्होंने, बैंक ने पकड़ लिया, ए और बी दोनों भाग रहे थे, ए की स्पीड स्लो थी, पकड़ा गया, बी निकल गया, बैंक ए से कितने पैसे लेगा? 10। वो कहेगा मैं तो 50% का पार्टनर हूं, मेरे से 5 लाख लो। वो कहेगा नहीं नहीं, लायबिलिटी अनलिमिटेड है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो लैदा कंसेप्ट है, लायबिलिटी लैदा कंसेप्ट है, लायबिलिटी दोनों की अनलिमिटेड है, मुझे तो 10 लाख दो, बाद में तुम दूसरे पार्टनर से लेते रहना। तो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग लैदा कंसेप्ट है, लायबिलिटी लैदा कंसेप्ट है। ये शेयर सिर्फ प्रॉफिट में कर रहा है, लेकिन लायबिलिटी इसकी भी अनलिमिटेड है। ये भी क्लियर हो गया, पार्टनर इन प्रॉफिट। फिर पार्टनर बाय स्टॉकवेल या होल्डिंग आउट पार्टनर, ये आपको पता एक्चुअली पार्टनर नहीं होता, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है या अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि मैं पार्टनर हूं थर्ड पार्टी के सामने, और इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे थर्ड पार्टी कोई पैसे लोन दे दे, अब क्या ये बैकआउट कर सकता है? नहीं कर सकता। ठीक है, इसको पार्टनर ही समझा जाएगा। ठीक है, इसको पार्टनर ही समझा जाएगा। ये होता है पार्टनर बाय स्टॉकवेल या होल्डिंग आउट पार्टनर। और सब पार्टनर असल में पार्टनर होता नहीं है, इसको नाम यूं ही दे देगा सब पार्टनर ने आगे किसी को अपना शेयर ट्रांसफर कर दिया या बेच दिया, तो फर्म की किताबों में पार्टनर कौन है? मेन पार्टनर ए बी सी पार्टनर थे, ए को पैसों की जरूरत थी, उन्होंने कहा जी पार्टनरशिप में तो अकाउंट खाली है। ए ने कहा अच्छा मैं ऐसा करता हूं अपना शेयर जो है ये सेल कर देता हूं। जैसे कंपनी के अगर आपके पास शेयर्स हैं आप उन्हें सेल कर सकते हैं, उसी तरह पार्टनरशिप में आपका शेयर है, उस इंटरेस्ट को भी जो आपका इंटरेस्ट मींस यहाँ पे इंटरेस्ट का मतलब वो इंटरेस्ट सूद वाला नहीं है, इंटरेस्ट का मतलब जितना आपका उसमें हिस्सा है, पार्टनरशिप में जो इंटरेस्ट है जितना हिस्सा उसको भी सेल कर सकते हैं। अब जब उसको सेल करेंगे, जिसको ट्रांसफर कर देंगे, जो ट्रांसफरी है इंटरेस्ट इन शेयर, इंटरेस्ट इन पार्टनरशिप का, ट्रांसफरी क्या पार्टनर बन जाएगा? पार्टनर नहीं बनेगा। उसको ये होगा कि ए कह देगा बाकी पार्टनर्स को आइंदा से जो मेरा शेयर ऑफ प्रॉफिट होगा ना ये ट्रांसफरी को भेज देना, लेकिन ट्रांसफरी पार्टनर नहीं बन जाता। इसीलिए यहाँ पे पार्टनर की टाइप्स में सब पार्टनर का कंसेप्ट नहीं होना चाहिए था, लेकिन ICAP की बुक में हमने भी छाप दिया। ये ज़हन में रखिएगा, एक्चुअली ये पार्टनर नहीं होता सब पार्टनर, बाकी 6 के 6 पार्टनर्स हैं, उनकी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, लेकिन ये सब पार्टनर जो है ये एक्चुअली पार्टनर है। पार्टनर बाय स्टॉकवेल भी वैसे एक्चुअली पार्टनर नहीं होता, लेकिन ये अज्यूम्ड पार्टनर होता है। इसको उस पर्पस के लिए कि जिसके सामने रिप्रेजेंट किया गया इसको पार्टनर, उस पर्पस के लिए इसे भी पार्टनर समझा जाता है। जी टाइप्स ऑफ पार्टनर क्लियर हुए, बाकी को छोड़े मुझे 3 के बारे में बता दें। एक्चुअल और ऑस्टेंसिबल पार्टनर, ये कौन है? जो बिजनेस को एक्टिवली मैनेज कर रहा है, सारी दुनिया को पता भी है, और जो बिजनेस को मैनेज नहीं कर रहा और दुनिया को नहीं पता, उस पार्टनर को क्या कहते हैं? स्लीपिंग या डोरमेंट पार्टनर। और होल्डिंग आउट पार्टनर एज्यूम्ड पार्टनर। अच्छा ला एक बात करता है अजीब सी, आपने मुझे उसकी रीजन बतानी है। वो कहता है जो एक्चुअल या एक्टिव पार्टनर है ना, ये अगर पार्टनरशिप छोड़े, पार्टनर्स को भी नोटिस दे, सारी दुनिया को भी नोटिस दे, लेकिन जो डोरमेंट पार्टनर है, स्लीपिंग पार्टनर है, ये जब पार्टनरशिप छोड़े, ये सिर्फ पार्टनर को नोटिस दे, सारी दुनिया को नोटिस जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को पता ही नहीं है, इसलिए। ठीक है, उसको पता ही नहीं है सारी दुनिया को, इसका तो पता था ना, इसलिए नोटिस देना जरूरी था। टाइप्स क्लियर हो गई, पार्टनरशिप की भी, पार्टनर की भी। तो बताइए पार्टनरशिप की कितनी टाइप्स हैं? हाँ, पार्टनरशिप की 2 टाइप्स हैं। एग्जाम में ध्यान से देख लीजिएगा, टाइप्स ऑफ पार्टनर कह रहा है, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कह रहा है। 2 टाइप्स है, कौन कौन सी? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप एट विल। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलें। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म। प्रॉपर्टी ऑफ फर्म से क्या मुराद है? अब देखें रूल क्या है, जो फर्म की प्रॉपर्टी है वो सारे पार्टनर्स की प्रॉपर्टी है, उसमें सारे पार्टनर्स का हक है। जो फर्म की प्रॉपर्टी है उसमें सारे पार्टनर्स का हक, सारे पार्टनर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो फर्म की प्रॉपर्टी नहीं है उस पे इंडिविजुअल बंदा जो उसका ओनर है उसका हक है,
बाकी पार्टनर्स का हक नहीं है। ठीक है, फर्म से पैसे निकाले एक पार्टनर ने, 3 पार्टनर थे ABC, ए ने पैसे निकाले और गाड़ी खरीद ली नहीं। अब बी और सी भी उसमें बैठने लगे, कहने लगा उठ जाओ भाई गाड़ी मेरी है। BC कहने लगे और भैया ये प्रॉपर्टी ऑफ फर्म है, ये पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है, तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी का अपोजिट क्या है? पर्सनल प्रॉपर्टी। पर्सनल प्रॉपर्टी जिसकी है वही इस्तेमाल कर सकता है, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सारे पार्टनर इस्तेमाल कर सकते हैं। वो कह रहे हैं नहीं भैया इसके ऊपर तो हम सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे, कहते हैं सोचना भी ना, नई गाड़ी है, बैठाऊंगा भी नहीं तुम लोगों को। अब कैसे फैसला हो दोनों में, ये देखा जाएगा। अगर तो ये पार्टनरशिप फर्म जो प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म साबित हो जाए, डेफिनेशन में देखेंगे हम, क्या डेफिनेशन के लिहाज से ये गाड़ी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनती है या प्रॉपर्टी ऑफ फर्म बनती है, एक ही बात है। अगर तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बनती है तो इस पे सामान भी लाया ले जाया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं बनती तो फिर ये सिर्फ उस इंडिविजुअल मिस्टर ए की होगी। तो हम देखते हैं, डेफिनेशन को ध्यान से देखना है। और सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, कौन कौन सी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं होगी। यानी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी नहीं होगी तो पर्सनल प्रॉपर्टी होगी। फर्क क्या पड़ेगा, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी पे बाकी पार्टनर्स का भी राइट होगा, पर्सनल पे सिर्फ उसी एक बंदे का राइट होगा। हमने कहा चले देखते हैं। पहला कह रहा है प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट आर राइट्स इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ फर्म। कॉमन स्टॉक किसको कहते हैं? स्टॉक एक मतलब होता है इन्वेंट्री, काउंटिंग में पढ़ते हैं। स्टॉक का एक और मतलब भी होता है कैपिटल शेयर्स। ये कहीं पढ़ा हमने कंपनी लॉ में? स्टॉक का एक मतलब होता है ना इन्वेंट्री, एक मतलब होता है इसका कैपिटल। तो कॉमन स्टॉक का मतलब कॉमन शेयर कैपिटल। कह रहा है वो इन्वेंट्री, अच्छा प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट और राइट्स इन प्रॉपर्टी। अच्छा इनमें क्या फर्क है? प्रॉपर्टी में और इंटरेस्ट और राइट्स इन प्रॉपर्टी में क्या फर्क है? प्रॉपर्टी कंप्लीट वो उसका हिस्सा भाई हो सकता, आपने शायद देखा होगा कभी, गूगल वगैरह पे सर्च कीजिएगा, ये जो IT बेस्ड बिजनेस है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, आपने इनकी स्टोरी पढ़े तो पता चले ये घर के गैराज में इनका आगाज हुआ था, छोटा मोटा ऑफिस उन्होंने खोला था। अब अगर घर सारा है वो तो प्रॉपर्टी में आ जाएगा, अगर सारा घर नहीं है, एक गैराज में या एक फ्लोर सिर्फ ले लिया क्या, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट का मतलब यह है कंप्लीट प्रॉपर्टी आपके पास नहीं, उसका पोर्शन है। तो ये सिर्फ डेफिनेशन का हिस्सा बनाने के लिए इंटरेस्ट और राइट्स इन प्रॉपर्टी हम याद कर लेते हैं, वरना कंसेप्चुअली सिर्फ प्रॉपर्टी का वर्ड भी ज़हन में रखें, डेफिनेशन समझ में आ जाती है। पूरी की पूरी प्रॉपर्टी या एक मंजिला घर, या पूरा घर हो या एक मंजिला घर, कौन सा? जो कि ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक। ओरिजिनली का मतलब जब पार्टनरशिप शुरू हुई तो लाया गया। अकाउंटिंग में आप पढ़ते हैं ना, ओनर्स ब्रिंग्स ₹10,000 इनटू बिजनेस एंड व्हेन आल्सो व्हेन की भी एडजस्टमेंट आती होती है, पार्टनरशिप में भी आती है। कहता है तो जो जब पार्टनरशिप शुरू हुई तो ओरिजिनली आपने जो भी एसेट लेके आए वो क्या कहलागी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, अकाउंटिंग में प्रॉपर्टी से मुराद लैंड एंड बिल्डिंग है, लॉ में प्रॉपर्टी से मुराद हर एसेट है। ये बात बताई हुई है ना पहले, लॉ में यहाँ पे प्रॉपर्टी से मुराद सिर्फ यूं ना समझे लैंड बिल्डिंग है, इमूवेबल एसेट भी मूवेबल एसेट भी। कहता है हर प्रॉपर्टी या उसमें शेयर जो ओरिजिनली पार्टनरशिप में लाया गया वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। एग्रीड? कॉमन स्टॉक का मतलब समझ आ गया, शेयर कैपिटल की सेंस है, कैपिटल की सेंस। दूसरा प्रॉपर्टी और इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी, ये तो वही बात हो गई, आगे फर्क है। कह रहा है बाद, ये ओरिजिनली थी, ये बाद में परचेज की। किसने परचेज किए? फर्म ने या किसी पार्टनर ने, इंडिविजुअल पार्टनर ने फर्म के लिए, बाय फर्म और फॉर फर्म। ठीक। गुडविल,
गुडविल भी प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनरशिप होती है, उस बिजनेस की गुडविल। इसका मतलब है बिजनेस में चाहे जो पार्टनर मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता वो कौन पार्टनर होता है? स्लीपिंग एंड डोरमेंट भी होता है, साइलेंट भी होता है। भागदौड़ सारी ये कर रहा है। गुडविल क्रिएट होगी कंसेप्चुअली सोचें तो इसकी वजह से होगी, लेकिन क्या उसमें बाकी पार्टनर का भी हिस्सा होगा? क्योंकि जो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में चीज होती है उस पर सारे पार्टनर्स का हक होता है। ये डेफिनेशन समझ आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि गाड़ी वाली मिसाल कहां फिट करें। ये डेफिनेशन है, केस स्टडी का असूल आ गया है। कह रहा है एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड विद पार्टनरशिप प्रॉपर्टी विद पार्टनरशिप मनी, एनी प्रॉपर्टी परचेज्ड विद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के पैसों से जो भी चीज खरीदेंगे वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। बिजनेस में जो पैसे रखे हुए हैं, दुकान पार्टनरशिप में दुकान बनाई, दुकान के जो पैसे हैं उनसे जो भी चीज खरीदेंगे किसकी होगी? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। पार्टनरशिप के पैसों से जो भी चीज खरीदी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी होगी। अनलेस कॉन्ट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स, अनलेस इरादा कुछ और जाहिर कर रहा है। नहीं समझ आए? नहीं समझ आए? केस स्टडी करते हैं, इसके लिए केस स्टडी है। नहीं आया ऐसी से आगे समझ आ, अब नहीं समझ आए? हाँ नहीं, थोड़ी थोड़ी सारी आएगी, बेफिक्र है। क्वेश्चन 11 पेज 134। क्वेश्चन 11 पहले 11 करवाया ना ये कंसेप्ट। अब आपने ये कहा ये समझ नहीं आई तो मैंने कहा ये करवा दूं। काशिफ, इरफान एंड शुजात आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सॉरी भूल गया, क्या भूल गया भला मैं? नहीं काशिफ को नहीं भूला, नहीं इरफान को भी नहीं भूला, रिक्वायरमेंट पढ़ने भूल गया। केस स्टडी में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी चाहिए ताकि मुझे क्या पता चल जाए किस चैप्टर में से उस चैप्टर के कंसेप्ट रिफ्रेश हो जाए। एक्सप्लेन व्हाट कंस्टिट्यूट पार्टनरशिप प्रॉपर्टी अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की डेफिनेशन पूछ रहा है ना, व्हाट कंस्टिट्यूट। अगला क्वेश्चन है केस स्टडी वाला, एंड वेदर द शॉप इज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी और नॉट। और ये बताना है शॉप पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं है। हमने गाड़ी वाली मिसाल ले ली, ये पार्टनरशिप प्रॉपर्टी वाली कंसेप्ट एक ही है। हमने कहा ठीक है। कहता है काशिफ इरफान शुजात पार्टनर्स है। इरफान बॉट ए शॉप इन हिज ओन नेम। इरफान ने अपने नाम से दुकान खरीदी। अच्छा, हमें इससे गर्ज नहीं है डिसीजन करते हुए कि दुकान किसके नाम पे है, हमें इससे गर्ज है पैसे किसके थे, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी के थे। उसके कहेंगे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है भाई, ट्रांसफर करो फर्म के नाम पे। ये ना पहली लाइन से दोगे सर उसके नाम हो गई, आप कुछ नहीं हो सकता, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है ही नहीं। नहीं, वो अलग कंसेप्ट है। He issued a check from the partnership account। उसने पार्टनरशिप का जो बैंक अकाउंट था उसका चेक इशू किया। पार्टनरशिप के पैसे इस्तेमाल हो गए कि नहीं हो गए? हो गए। क्वेश्चन यहीं तक रहता तो हम कहते हैं पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है। क्यों? हम पढ़ा प्रॉपर्टी परचेज्ड बाय और फॉर फर्म। ये फर्म परचेज की गई प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि अगली लाइन पैसा फर्म का इस्तेमाल हुआ ना, फर्म का पैसा इस्तेमाल हुआ तो फर्म की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। फिर कह रहा है एंड डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस। लेकिन उसने अपना अकाउंट डेबिट कर लिया चेक से, यानी चेक की एंट्री क्या पास की उसने? पर्सनल अकाउंट डेबिट, हाँ, कैपिटल अकाउंट डेबिट, बैंक क्रेडिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग की ना, ड्राइंग की एंड इसको अंडरलाइन करे डेबिटेड हिज अकाउंट। क्या इससे नजर आ रहा है आपको डेबिटेड? क्या इससे नजर आ रहा है वो ये कह रहा है सर मैं जाती मकसद के लिए पैसे लेके जा रहा हूं, अब इन पैसों का वो जो मर्जी करे, पार्टनरशिप को कंसर्न है? क्या ये पैसे जो अब उसने निकाल लिए पार्टनरशिप की मनी है, ये उसकी पर्सनल मनी हो? क्यों? क्योंकि उसने ड्राइंग को डेबिट कर दिया, अपने अकाउंट को डेबिट कर दिया। अगर अपने अकाउंट को डेबिट ना करता
तो उसकी इंटेंशन क्या थी कि फर्म के लिए खरीद रहा हूं भाई, अपने अकाउंट को उसने डेबिट कर दिया। अब इसकी इंटेंशन नजर आ रही है हमें, क्या इंटेंशन है कि पैसे मेरे जाती मकसद के लिए पैसे निकाले, अब जो भी चीज खरीदेगा वो जाती होगी। ये अगर डेबिटेड हिज अकाउंट वाला लाइन लफ्ज ना होते, हमारा डिसीजन अपोजिट हो जाता। डेबिटेड हिज अकाउंट विद द परचेज प्राइस है, वह समझ आ रही है, वो अपने जाती मकसद के लिए पैसे निकाल रहा है। उसने शॉप खरीद ली, he rented out the shop and credited the receipt rent in his capital account। उसने वो दुकान किराए पे दे दी और जो उसे किराया आ रहा है अपने अकाउंट में डाल रहा है, कैपिटल अकाउंट में। काशिफ has objected to his practice and asked his firm to register the shop in firm's name contending that the shop is partnership property। काशिफ ने कहा भैया ये जो दुकान फर्म के नाम पे रजिस्टर करवाएं क्योंकि फर्म का पैसा इस्तेमाल किया आपने। इरफान डिसएग्रीज, इरफान कहता नहीं भाई अपना किया पैसा। बताइए पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है कि नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पार्टनरशिप मनी से नहीं खरीदी गई। जब उसने अपना अकाउंट डेबिट किया तो इससे उसकी इंटेंशन पता चल गई हमें कि वो जाती ट्रांजैक्शन करना चाहता है। अब ये डेफिनेशन क्लियर हुई। तो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में 3 पॉइंट्स मेन पॉइंट्स हमें रखने हैं, वो किताब में देखेंगे 3 के 5 बनाए हुए हैं। वो प्रॉपर्टी का अलग बनाया है, इंटरेस्ट और राइट्स इन प्रॉपर्टी का अलग बनाया है। वो एक ही लाइन में याद करने के लिए एक ही लाइन में, जो प्रॉपर्टी या इंटरेस्ट इन प्रॉपर्टी ओरिजिनली ब्रॉट इनटू कॉमन स्टॉक ऑफ फर्म, वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो सब्सिक्वेंटली परचेज की गई फॉर फर्म या बाय फर्म विद मनी ऑफ फर्म विद पार्टनरशिप मनी, वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। और जो गुडविल है वो भी पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अच्छा आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट, ये प्रिंसिपल तो आपको बता ही चुका हूं मैं, कल भी एग्जांपल दी थी, आज भी एग्जांपल दी। क्या होल्डिंग आउट प्रिंसिपल क्या है? इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ, अगर एक बंदा अपने आप को रिप्रेजेंट करता है या दूसरे उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो चुप रहता है। अगर एक बंदा अपने आप को पार्टनर रिप्रेजेंट करता है या दूसरे उसको रिप्रेजेंट करते हैं वो, और उसको पार्टनर समझते हुए कोई बंदा बिजनेस को लोन दे देता पार्टनरशिप को, ये बंदा लायबल है कि नहीं? बिल्कुल है। इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट हिमसेल्फ टू पार्टनर, ही इज लायबल फॉर डेट्स गिवन टू। ऐसा गौर से सुनिएगा, इफ ए पर्सन रिप्रेजेंट, एक्चुअली नहीं है, अपने आप को रिप्रेजेंट किया उसने एज पार्टनर, और उसको पार्टनर समझते हुए ऑन सच रिप्रेजेंटेशन, इस रिप्रेजेंटेशन पे किसी बैंक ने, किसी पर्सन ने लोन दिया, डेट दिया, किसको? फर्म को। तो वो जो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है लायबल है कि नहीं? क्या बाद में ये कह सकता है मैं तो पार्टनर था ही नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था? नहीं भैया, ये हम नहीं मजाक कर रहे थे, डेट दिया हमने और तुम्हारी स्टेटमेंट की बेस पे डेट दिया। क्लियर हुआ? ए बी सी डी को साथ लेके बैंक के पास, बैंक ने कहा जी सर ये डी कौन है? ये पार्टनर है हमारा। डी चुप है। उसके बाद लोन बैंक ने नहीं दिया, बैंक ने कहा भाग जाओ, कोई लोन नहीं है। उसके बाद फर्म डिफॉल्ट हो गई, डी लायबल है कि नहीं? नहीं, क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन में बैंक ने लोन ही नहीं दिया। बैंक ने लोन दे दिया, फर्म इसके बाद डिफॉल्ट हो गई, अब बी लायबल है कि नहीं? फर्म के सारे लोन के लिए कि उस लोन के लिए जो बैंक ने दिया? जो बैंक ने दिया, ठीक है, उसी के, बाकियों ने तो नहीं। जिसने इस रिप्रेजेंटेशन पे लोन दिया उसी को लायबल होगा ना, सारी फर्म के लिए लायबल नहीं होगा। अच्छा, ब्रांच मैनेजर ने कहा सर डी कौन? पार्टनर। डी चुप है। तो एबीसी ने कहा सर लोन, लोन तो कोई नहीं मेरे पास। मैंने कहा अच्छा फिर? हाँ, साथ वाली ब्रांच है बैंक की एक और, उनके पास लोन पैसे पड़े होंगे, मैं अरेंज करवाता हूँ। अब इस ब्रांच मैनेजर ने साथ वाली दूसरी ब्रांच को फोन करके कहा ए बी सी डी 4 पार्टनर्स हैं, इनकी फर्म है, लोन चाहिए, इनको भेज दूं? कहते भेज दो। उनको लोन दे दिया। अब नोट कीजिए, ए बी सी ने और डी ने रिप्रेजेंटेशन दी डी के पार्टनर होने की, किसको?
ब्रांच नंबर 1 को, ब्रांच नंबर 2 को नहीं दी, लेकिन ब्रांच नंबर 1 के मैनेजर ने 2 को रिप्रेजेंटेशन दे दी वही जो उसे मिली थी, और इस रिप्रेजेंटेशन के बेस पे ब्रांच नंबर 2 ने लोन दिया। अब डी ब्रांच नंबर 2 को लायबल है कि नहीं है डिफॉल्ट? बिल्कुल, लॉ कहता है बिल्कुल है। ये भी वैसा ही है। बाज़ औक़ात वो जो पार्टनर होते हैं ना, वो हालात ऐसे अपना कोई ना कोई एजेंट कह देते हैं किसी को, यार उसको कोई ये पार्टनर है, ठीक है, एजेंट को समझाया होता है, और एजेंट जाके दूसरे लोगों को ये स्टेटमेंट देता है, सर ये देखे पार्टनर है पार्टनर। वो कहता है अगर चाहे आपने रिप्रेजेंटेशन किसी एक पार्टी को दी, उसने आगे किसी और को रिप्रेजेंटेशन दी, लेकिन कंसेप्ट वही है, लोन तो इसी कंसेप्ट की बेस पे दिया जा रहा है ना कि डी पार्टनर है, डी लायबल होगा, चाहे डायरेक्टली उस बंदे को रिप्रेजेंटेशन ना भी दी गई हो। ये बात समझ आई कि नहीं? नहीं आई? केस स्टडी कर ले। चले कंसेप्ट कंप्लीट कर ले, बाद में करते हैं। एग्जाम्पल कहते हैं, एग्जाम्पल्स क्या? अच्छा, एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहते हैं एग्जाम्पल्स कौन सी? यानी वो एग्जाम्पल जब कोई, एग्जाम्पल का मतलब क्या है? जब कोई, यहां पे एग्जाम्पल का मतलब ये है कि जब कोई पार्टनर तो नहीं होगा, होल्डिंग आउट की वजह से पार्टनर समझा जाएगा। अब सुनिएगा जरा गौर से, कह रहे एक्टिव पार्टनर रिटायर हो गया, जनरल पब्लिक को नोटिस नहीं दिया, और जनरल पब्लिक के किसी बंदे ने इसको पार्टनर समझते हुए ट्रांजैक्शन कर ली, लोन दे दिया। अब क्या ये बंदा कह सकता है मैं तो पार्टनर हुई नहीं भैया, मैं तो पिछले महीने रिटायर हो गया था? कहता है नहीं, इसको नोट क्यों नहीं, इसको नोटिस देना बनता था जनरल पब्लिक को, नहीं दिया, होल्डिंग आउट का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। पार्टनर नहीं भी है, लेकिन चूंकि अपने आप को जनरल पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट कर रहा है, या दूसरे लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसे नोटिस ना देने की वजह से निगलेक्ट नहीं कर रहा उस रिप्रेजेंटेशन को, तो समझा जाएगा ये अपने आप को पार्टनर ही बना के प्रेजेंट कर रहा है, पार्टनर समझा जाएगा। ये मिसाल समझ आई? माइनर पार्टनर हो सकता है, लेकिन एडमिटेड इनटू बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप हो सकता है। उन्हें कहा भैया तुम ऐसा करो, बच्चे हो अभी पार्टनरशिप में आ जाओ, बेनिफिट लेते रहना। पार्टनर कब बनूंगा मैं? जब तुम 18 साल के हो जाओगे। अच्छा 18 साल का हो गया, अब पार्टनर क्या मैंने कहा 6 महीने का मौका तुम्हें और देते हैं, सोच लो। लॉ माइनर जब 18 साल का मेजर हो जाता है, लॉ उसे कहता है 6 महीने तक सोच लो पार्टनर बनना है कि नहीं। 6 महीने तक उसका पुराना ही स्टेटस चलता रहेगा। जब फैसला कर लिया उसने कि पार्टनर बनना है, उसके बाद वो फिर पार्टनर है। और जब उसने अगर फैसला किया मैं पार्टनर नहीं बनना, तो पार्टनर नहीं है। 6 महीने गुजर के फैसला ही नहीं किया, कहता है 6 महीने बाद वो फिर पार्टनर एज्यूम किया जाएगा। होल्डिंग, हालांकि उसने कहा नहीं पार्टनर, लेकिन अपने आप को उसका साइलेंट रहना इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है मैं पार्टनर हूं। साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, ये 6 महीने वाली बात ध्यान में रखनी है आपने भाई। होल्डिंग आउट की एग्जाम्पल समझ आई? 2 एग्जाम्पल दी, एक एक्टिव पार्टनर की, एक माइनर की। एक्टिव पार्टनर की क्या एग्जाम्पल है? कि जब रिटायर हो जाए और पब्लिक को नोटिस ना दे तो उसे पार्टनर समझा जाएगा। माइनर की एग्जाम्पल क्या दी? माइनर 18 साल का हो जाए और 6 महीने तक फैसला ना करे तो 6 महीने बाद पार्टनर समझा जाएगा। ये तो होगी एग्जाम्पल। अब आएंगे एक्सेप्शन। भाई एक्सेप्शन का मतलब क्या है? नहीं मैं बताता हूं। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि वो सिचुएशन जिनमें ये रूल नहीं लगेगा, वो सिचुएशन जिनमें ये, यानी एग्जाम्पल क्या थी होल्डिंग आउट की? एग्जाम्पल कि एक बंदा पार्टनर नहीं है, पार्टनर समझा। एक्सेप्शन क्या है? पार्टनर है लेकिन लायबल नहीं है। अपोजिट है एग्जाम्पल, एक्सेप्शन अपोजिट है। एग्जाम में अगर एग्जाम्पल पूछेगा हम एक्सेप्शन लिख देंगे, एक्सेप्शन पूछेगा एग्जाम्पल लिख देंगे, नहीं ऐसे ही होगा, देख लीजिएगा। एग्जाम्पल का मतलब क्या है? कि वो पार्टनर नहीं है लेकिन समझा जाएगा पार्टनर है। इसकी भी 2 पॉइंट, एक्टिव पार्टनर वाला, माइनर वाला। एक्सेप्शन पार्टनर है लायबल नहीं समझा जाएगा, इसके भी 2 पॉइंट। पहला
डेथ ऑफ ए पार्टनर, दूसरा इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। कह रहे एक्टिव पार्टनर है, डेथ हो गई, लोगों को नोटिस नहीं दिया उसने कि मैं मर गया हूं, और उसके बाद लोग यही समझते रहे ये जिंदा है और ट्रांजैक्शन करते रहे। क्या नहीं भैया ऐसे ना करे, भुट्टो तो सबको पता जिंदा है। क्या डेथ ऑफ ए पार्टनर, क्या अब वही रूल जो एक्टिव पार्टनर वाला था, जनरल पब्लिक को नोटिस नहीं दिया, जनरल पब्लिक समझते हैं पार्टनर है, लोन दे दिया, एक्टिव पार्टनर लायबल है, डेथ हो गई, नोटिस नहीं दिया, जनरल पब्लिक समझते हुए जिंदा है, पार्टनर है, लोन दे दिया, अब ये लायबल है? नहीं लायबल। इसके वाली वारसान भी लायबल नहीं है इसे। लेकिन कौन से वाले डेट के लिए? जो इसकी डेथ के बाद दिए गए हो, डेथ से पहले वालों के लिए लायबल है, ये ज़हन में रख। नहीं वो लायबल है, इससे मेरी मुराद है कि उसके वाली वारसान, उसकी प्रॉपर्टी जायदाद लायबल है। डेथ वाला तो जाहिर है मर गया बेचारा, वो तो भुगत रहा होगा जो कुछ किया उसने। इंसॉल्वेंसी नहीं, वो उठ के आएगा ना तो बाकी उठ के भाग जाएंगे, उससे पैसे कोई नहीं मांगेगा। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सेम कंसेप्ट, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया लेकिन उसने जनरल पब्लिक को नोटिस नहीं भेजा, लोगों ने उसे पार्टनर समझते हुए फर्म को लोन दिया, डिफॉल्ट हो गया, क्या अब ये लायबल है? डेथ वाला रूल। इसकी इंसॉल्वेंसी के बाद जो लोन लिए गए उनके लिए लायबल नहीं है, हाँ पहले वाले के लिए लायबल है। तो ये देखें, ये एक तरह से पार्टनर हैं लेकिन लायबल नहीं। भाई कुछ को समझ आए? नहीं, जब तक घर जाके केस स्टडी नहीं। अच्छा चले, कल डिस्कस कर लेंगे पूरा सफा केस स्टडी से भरा हुआ है, सही समझ आएगी कंसेप्ट के। अच्छा वैसे एक बात आपको बताऊं, वैसे मर्जी आपकी, ये बाज़ औक़ात ना घर में फारिग बैठे हम नावल वगैरह पढ़ते हैं टाइम गुजारने के लिए। मैंने ये देखा है कि जितना इंटरेस्टिंग कोई नावल होता है ना, उतना ही इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ भी होती है। तो फारिग टाइम में अपनी आदत बना ले, आई कैप की बुक से पढ़े, आई कैप की बुक से, वरना इससे फारिग कोई ना कोई केस पढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग होता है। और हाँ सर, ये पढ़ के देख लें, पढ़ के देख लें, पढ़ के बड़ा मज़ा आएगा। चलिए, तो ये आपने लाजमी पढ़ के आनी है केस स्टडी, ठीक है जी। लेक्चर खत्म।